नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। किसानों और सरकार के बीच अगली बातचीत की तारीख तय हो गई है। 30 दिसंबर को होने वाली बैठक में सरकार की ओर से कोशिश होगी कि ऐसा ठोस प्रस्ताव हो जिस पर चर्चा हो ताकि किसानों की समस्याएं दूर हो सकें। जी हां, ये बैठक 30 तारीख को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बुधवार को होने वाली चर्चा हमारे एजेंडे पर होगी। किसानों के साफ कर दिया है कि वो अपना आंदोलन तेज करेंगे, जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे और सामानों का बहिष्कार भी करेंगे। आंदोलन के इतर उन किसान संगठनों की तादाद भी बढ़ती जा रही है जिन्होंने सरकार से मिलकर कृषि कानूनों का समर्थन किया है। दूसरी ओर विपक्ष है जो इस मसले पर लगातार सरकार को घेर रहा है। 31 दिसंबर को विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने का फैसला केरल सरकार ने लिया है। इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सीताराम येचुरी के बीच मुलाकात हुई है। जानकारी है कि दोनों नेताओं के बीच इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। शरद पवार ने संकेत दिए हैं कि 30 दिसंबर को बैठक में अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो आगे की रणनीति फिर वो तय करेगी। सरकार मानती है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना वाजिब नहीं है। किसान शुरुआत से ही कानून वापसी की मांग पर डटे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि अगली बैठक से पहले ही दोनों ही पक्षों ने थोड़ी थोड़ी नरमी दिखाई है। अब सवाल यह है कि क्या नए साल से पहले खत्म होगा किसान आंदोलन? देखिए। पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सरहदों पर डटे किसान क्या नए साल से पहले अपने घर वापस लौट पाएंगे? क्या 30 दिसंबर को किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? आंदोलन खत्म होने की नाउम्मीदियों के बीच बातचीत की रोशनी दिखाई पड़ी है। किसानों और सरकार के बीच अगली वार्ता 30 दिसंबर को होगी। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल मौजूद रहे। फैसला हुआ कि 30 तारीख को दोपहर 2 बजे किसान संगठनों के प्रतिनिधि सरकार के नुमाइंदों से मिलेंगे। ये बैठक विज्ञान भवन में होगी। किसानों और सरकार के बीच बैठक पहले 29 तारीख को होनी थी, क्योंकि किसानों ने लंबी बातचीत के बाद जो चिट्ठी सरकार के नाम भेजी थी उसमें 29 दिसंबर को अगली बैठक का प्रस्ताव दिया गया था। बैठक के लिए किसानों ने 4 शर्तें रखी थी। पहली शर्त, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संभावनाओं पर बातचीत हुई। दूसरी शर्त, एमएसपी की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में रहे। तीसरी शर्त, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस के तहत सजा के प्रावधान किसानों पर लागू न हो। और चौथी शर्त, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में बदलाव का मुद्दा बातचीत के एजेंडे में शामिल हो। इन सभी शर्तों में जो मसला अब तक बातचीत की राह में रोड़ा बन रहा था वो था तीनों कानूनों को वापस लिए बिना बातचीत के लिए किसानों का राजी होना। कुछ कदम सरकार पीछे हटी तो किसानों ने भी अपने रुख में नरमी लाते हुए 4 शर्तों पर बातचीत का रास्ता खोल दिया। अब इंतजार 30 तारीख का है, लेकिन इस बीच विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर है। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है। जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए। किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। विपक्ष किसानों के मुद्दे को भुनाने में लगा है, लेकिन सरकार कृषि कानून के पक्ष में समर्थन जुटाने में कामयाब होती दिख रही है। इस बार 25 किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि कानून का समर्थन किया है। सोमवार को उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इन संगठनों ने कृषि कानून पर समर्थन की चिट्ठी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के जरिए लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ फैलाए जा रहे भ्रम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को देश की 100वीं किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। ये ट्रेन महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलेगी। देश का अन्नदाता किसान लाखों करोड़ों की संख्या में आंदोलन पर है और दिल्ली में बैठी सरकार उनकी आवाज तक सुन नहीं रही। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, अपनी जिंदगियां देने को मजबूर है और सरकार उनकी बात सुनती नहीं। इस देश की आजादी के 73 वर्षों बाद ये सोचने की जरूरत है कि क्या हमने कहीं ऐसे हुक्मरानों को तो नहीं चुन लिया जिन्होंने
एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काले अंग्रेजों की तरह इस देश को चलाने का निर्णय किया है। सरकार मानती है कि कृषि सुधार जरूरी है और कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। इस बीच किसानों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। आंदोलन के 33वें दिन प्रदर्शनकारी किसानों को यूपी के किसानों का भी साथ मिला। अब देखना होगा कि क्या अगली बैठक 1 महीने पुराने गतिरोध को खत्म कर पाएगी। क्या नए साल से पहले किसानों को कोई अच्छी खबर और सरकार को थोड़ी राहत मिलेगी। जवाब के लिए 30 तारीख की बैठक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो उधर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने विपक्ष के आगे की रणनीति को लेकर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। संगठन ने फैसला लिया है, हम इनकी इज्जत करना चाहते थे, इसलिए हम इसमें ज्यादा फंसे नहीं, मगर इसमें कुछ निकलेगा ही नहीं। आत्महत्या के रास्ते पर लोग जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी को भी सोचना होगा। फिर भी आज जो कहते हैं कि 29 की मीटिंग 30 तारीख को होगी, ठीक है, 30 तारीख को मीटिंग में क्या होता है वो देखेंगे। कुछ रास्ता निकाला तो हमें खुशी है, नहीं निकाला तो हमें बैठना होगा, सोचना होगा। और आइए सीधे अब आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। ऐश्वर्य जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, ऐसा लग रहा है कि सरकार भी थोड़ी नरम पड़ी है और किसान भी थोड़े नरम पड़े हैं। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जहां पर किसानों और सरकार के बीच में मतभेद बना हुआ है, विरोधाभास बना हुआ है। उसमें से एक है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। अब जो बैठक होने वाली है 30 तारीख को, राकेश टिकैत ने यह कहा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने पर बात हो और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर बात हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूसरे तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट की ज्यादातर सिफारिशें हमारी ही सरकार में लागू हुई हैं। आखिर कैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी? और आप तो जमीन पर मौजूद हैं, किसान क्या कह रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर आज भी सिंघू बॉर्डर पर जब संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब किसानों की बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन 4 एजेंडा के तहत उन्होंने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, उन 4 एजेंडों पे ही आगे 30 दिसंबर को बातचीत होगी। कल भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक सिंघू बॉर्डर पर होनी है जिसमें यह तय होना है कि आखिर कौन कौन से वो नेता होंगे जो केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए जाएंगे। लेकिन ये बात अभी तक तय नजर आ रही है कि अगर इन 4 एजेंडा के तहत सरकार बातचीत नहीं करती है तो कहीं ना कहीं उस बातचीत से बॉयकॉट करने का प्लान भी यहां पर सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता कर सकते हैं। आज जब केंद्र सरकार की तरफ से यहां पर पत्र भेजा गया और उनमें कहा गया कि 29 नहीं बल्कि 30 दिसंबर को आप आइए, तब साफ तौर पर यहां पर किसान नेताओं का कहना है कि जो पत्र में इन्होंने बातें लिखी थी सरकार उन शब्दों को घुमा फिराकर बता रही है और कहीं ना कहीं वो अभी भी गतिरोध नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बातचीत आगे बढ़ रही है, थोड़ा पॉजिटिव जरूर लग रहा है कि सरकार भी कहीं ना कहीं नरम हो रही है और जो किसान यहां पर बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं नरम हो रहे हैं। देखना होगा कि किस तरीके से 30 दिसंबर को बातचीत का दौर आगे बढ़ेगा। ऐश्वर्य, आपसे एक बात हम जानना चाहते हैं क्योंकि केंद्र सरकार किसानों के लिए कोई भी ऐसा संकेत है जो छोड़ना नहीं चाहती है। राहत राशि दी जा रही है, सम्मान राशि दी जा रही है और अब तो किसान रेल भी चल निकली है जिसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल जो किसानों की समस्या को हल करने में लगे हुए हैं, उन्होंने रवाना किया है। लेकिन इन सबके बीच जो किसानों का सही संकेत है, बैलगाड़ी के पहिए, इसके साथ साथ तो ट्रैक्टर के पहिए वो थमे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इसी साल में यानी कि 2019 में ये कुछ 2000 थमता दिखाई देगा या फिर ये नए साल तक जाएगा और इसकी कोई समय सीमा तय नहीं दिख रही है? देखिए, आज जब किसान नेताओं से हमने बात करी कि लगातार केंद्र सरकार आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री खुद किसानों से बातचीत कर रहे हैं, 6 दौर की बातचीतें हो चुकी हैं। उसके पहले प्रधानमंत्री ने भले मन की बात हो या गुजरात के कच्छ से बात हो या फिर काशी से बात हो, कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर केंद्र सरकार ने किसानों तक बात पहुंचाने की कोशिश करी है। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो किसान सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजियाबाद बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि सरकार जब भी बात
करती है तो वो उन्हीं के हितैषी किसानों से बात करती है, उनके समर्थन में जो शुरू से है उनसे बात करती है। हम 40 किलोमीटर दूर दिल्ली से बैठे हुए हैं, आप कोई भी केंद्र सरकार का नुमाइंदा यहाँ भेजिए, हमसे बात करिए, हम खुले दिल से उनसे बात करने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं गतिरोध की स्थिति जरूर बनी हुई है। आज भी जब हमने बात करी तो ऐसा लग नहीं रहा कि 30 दिसंबर को जो बातचीत होनी है वो कहीं ना कहीं किसी सॉल्यूशन पर जाएगी। 2021 तक ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, अगर आप जमीन पर मौजूद हैं ऐश्वर्य और आप ये कह रहे हैं किसानों से बातचीत करके कि कोई हल निकलेगा 30 तारीख को, इसकी उम्मीद कम है, तो जाहिर है कि समझना पड़ेगा कि किसानों और सरकार के बीच में जो शुरू से लग रहा था अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। लेकिन नरमी आई है ऐश्वर्य, और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 4 शर्तें किसानों की ओर से रखी गई उसमें एक ये कि तीनों कानूनों को वापस लेने पर चर्चा हो। पहले किसान ये कह रहे थे कि पहले कानून वापस लिए जाएं, उसके बाद ही हम किसी मसले पर चर्चा करेंगे। तो किसानों ने थोड़ा सा अपना स्टैंड सॉफ्ट किया है। सरकार लगातार कह रही है कि एमएसपी को लेकर आश्वासन दे रही है। इसके साथ ही जो 2 बहुत महत्वपूर्ण पराली से जुड़ा हुआ जो अध्यादेश है और बिजली सब्सिडी से जुड़ा हुआ जो अध्यादेश है उस पर भी सरकार बातचीत करने के लिए राजी है। लेकिन क्या एमएसपी पर आश्वासन देने के लिए सरकार कह रही है और उसे कानूनी जामा पहनाने के लिए किसान कह रहे हैं? आपकी जब बात होती है तो क्या इन दोनों में अंतर समझा पाते हैं किसान? क्या वहां पर किसानों को ये लग रहा है कि सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ना चाहती है सरकार? यहाँ पर बैठे किसान लगातार यही बात कह रहे हैं कि सरकार जो पहले दिन से बातचीत कर रही है वही बात उन्होंने आखिरी पत्र में भी कही है। कुछ नया उनको इस पूरी बातचीत में, इस पूरे पत्र में नजर नहीं आता दिख रहा है। साफ तौर पर जो सबसे पहली डिमांड है कि जो 3 बिल हैं उसको वापस लेने की मॉडलिटीज बताइए। आप ये मत बात करिए कि हम वापस लेंगे या नहीं लेंगे, संशोधन होंगे या नहीं होंगे, आप हमें बताइए किस तरीके से आप वापस लेंगे। जो दूसरी तरफ सरकार साफ तौर पर कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार हैं, जो भी दिक्कतें हैं हम खुले मन से आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठे किसान इस बात पे अड़िग हैं कि आप हमें ये बताइए कि आप इसको वापस कैसे लेंगे और इसकी प्रक्रिया क्या होगी। एमएसपी पर खास तौर पर किसानों ने ये कहा है कि उनको एक अलग से बिल चाहिए और पूरी की पूरी जो कृषि कानून है उसके अंदर एक अलग से इस पर संशोधन होना चाहिए। इस पर भी कहीं ना कहीं टाल मटोल करने की सरकार कोशिश कर रही है। गतिरोध लगातार बना हुआ है। किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार से अगर इन 4 मुद्दों पर एक एक कर उसी क्रम से बातचीत नहीं होती है तो हम बीच मीटिंग में इस 30 तारीख को हम बॉयकॉट करेंगे और उसको छोड़ के आएंगे। लेकिन 30 तारीख को मीटिंग जरूर करेंगे, जाकर जरूर देखेंगे कि सरकार कितनी ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि किसान बिल्कुल भी नरम नहीं पड़े और लगता नहीं है कि 2020 में ये सब कुछ खत्म होता दिखाई देगा। नए साल की तरफ ये आगे जरूर जाएगा, क्योंकि किसानों की पहली शर्त यही है कि आप इन तीनों कानूनों को खत्म करने की प्रक्रिया क्या होती है वो प्रक्रिया हमको बताइए। यानी कि किसान चाहते हैं कि इन कानूनों को खत्म किया जाए, तो इधर उधर की बात मत कर, सीधे खत्म करने की प्रक्रिया को बता। और निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि लगता नहीं है कि कोई निष्कर्ष निकल पाएगा 30 तारीख की बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे ऐश्वर्या आपका, जो इस खबर पर विस्तार से हमसे बातचीत कर रहे थे। तो किसान आंदोलन का हल सरकार कब निकाल पाती है ये जानने समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी समस्या का हल ढूंढ लिया है। सौरव गांगुली ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि यह मुलाकात एक सौजन्य मुलाकात है, लेकिन समझदारी यही मान लेने में है कि चुनावी मौसम में कुछ भी सियासत से परे नहीं होता। सवाल उठने लगे हैं अब कि पश्चिम बंगाल में एक प्रभावी चेहरे की तलाश में जुटी बीजेपी क्या किसी बड़ी योजना पर काम कर रही है? क्या बंगाल में बीजेपी के लिए चेहरे का सूखा क्रिकेट का बंगाल टाइगर दूर करेगा? क्या बंगाल में दीदी बनाम दादा की लड़ाई देखने को मिलेगी? इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी को सबसे बड़ी पहेली का हल मिल गया है? क्या बीजेपी को आने वाले चुनाव के लिए चेहरा मिल गया? इन तमाम सवालों के जवाब इस तस्वीर में छुपे हैं। इस मुलाकात ने पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर को नया रंग दे दिया है। पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा वक्त में बीसीसीआई के चेयरमैन सौरव गांगुली ने रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक चली, लेकिन आने वाले कई घंटों के लिए पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल पैदा हो गई। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में दीदी के टक्कर में दादा को उतारने की प्लानिंग कर ली है? सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करने वाले पश्चिम बंगाल के इकलौते क्रिकेटर हैं
और आज अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी नेतृत्व के सूखे का इलाज ढूंढ रही है तो निगाहें दादा पर जाकर टिक जाना कोई हवाई बात नहीं है। कारण ये कि सौरभ गांगुली के राजनीति में आने की अटकलें कोई पहली बार नहीं लगाई जा रही हैं। सौरभ का नाम पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ा है, पर चुनाव से एन पहले जिस रफ्तार से बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, किसी भी मुलाकात को सियासत से परे नहीं रखा जा सकता। लेकिन सौरभ भी मंझे हुए कप्तान रहे हैं, बड़ी सफाई से सवालों से बच निकलने में माहिर है। बैठक को लेकर उन्होंने सधा हुआ जवाब दिया। ये सद्भावना मुलाकात थी। बीते साल से कार्यभार संभालने के बावजूद राज्यपाल ने अब तक ईडन का दौरा नहीं किया था, इसलिए मैं उनको इसका न्योता देने आया था। सद्भावना मुलाकात पर कोई कयास न लगाएं, अभी राज्यपाल के ईडन दौरे की तारीख तय नहीं हुई है। अभी न बीजेपी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार है और न ही सौरभ गांगुली कुछ खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात को अगर अमित शाह के हालिया बयान के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर थोड़ी और साफ होती है, क्योंकि अपने बंगाल दौरे में अमित शाह ने साफ ऐलान किया था कि अगर बीजेपी जीती तो राज्य का अगला मुख्यमंत्री कोई बंगाली ही होगा। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय दलों की संकल्पना शायद उनकी मेमोरी लॉस हो गई, वो खुद राष्ट्रीय दल का मेंबर है। अमित शाह बीजेपी के ऐसे रणनीतिकार रहे हैं जो सोच समझकर ही कोई बात कहते हैं। क्या शाह के ऐलान में सौरभ की मुलाकात का राज छुपा है? क्या बाहरी बनाम बंगाली की ममता की चुनौती को मात देने के लिए ये बीजेपी का मेगा प्लान है? जवाब के लिए इंतजार करना होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है और शुभेंदु अधिकारी समेत तृणमूल के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अगर राज्यपाल धनखड़ के साथ दादा की मुलाकात सियासी रंग लाती है तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता राजीव शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, एक बात हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब बीजेपी के लिए सौरभ गांगुली का नाम चला। इससे पहले भी कई सालों से ये नाम चल रहा है, लेकिन बार बार बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि बंगाल का ही चेहरा होगा, बंगाल की ही माटी का होगा और बंगाल का ही व्यक्ति हम मुख्यमंत्री देंगे। तो क्या हम माने कि बीजेपी के चेहरे के तौर पर यह सुई गौरव गांगुली के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है? सौरभ गांगुली के, माफ कीजिए। मनोज, आपने बहुत सही बात यहाँ पर रखी और आप दर्शकों के सामने आने के पहले थोड़ा बहुत मैंने भी देखा, इन तमाम चीजों को समझा, क्योंकि मुझे पता है आपके सवाल बाउंसर की तरह होंगे और उसे खेलने के लिए मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही जैसे सौरभ गांगुली का नाम सामने आया है तो कहीं बहुत बंगाली बनाम बाहरी के विवाद में बीजेपी ना पड़े, इसलिए यह पत्ता चला गया है। ये समझना चाहिए कि 24 घंटे में सौरभ गांगुली की राज्यपाल धनखड़ से मुलाकात और गृह मंत्री के साथ मंच शेयर करना ये यूं ही नहीं हो गया है। कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, तो इसकी वजह उस जगह पता चलती है जब बिहार के दूसरे चरण में नरेंद्र मोदी उतरते हैं और वोटिंग पैटर्न बदलने शुरू हो जाते हैं। ठीक वही यहां पर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। सौरभ गांगुली के नाम से पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है और बंगाल कहीं अच्छी तरीके से जानता है। तो ये वो चेहरा ऐसा है जो ममता बनर्जी के 211 सीटों का आंकड़ा जो इस वक्त बना हुआ है पश्चिम बंगाल की असेंबली में, उस तिलिस्म को तोड़ सकता है। 294 कुल सीटें हैं, 125 लोग विधानसभा सीटों पर राजीव तिलिस्म को तोड़ सकता है, आप सही कह रहे हैं और आपका विश्लेषण बहुत दिलचस्प है। लेकिन पहले भी ऐसी कवायद की गई है, मुझे याद आ रहा है दिल्ली में इस तरह की कवायद की गई थी, किरण बेदी को उतारा गया था। उस वक्त ये भी कहा गया कि पैराशूट उम्मीदवार हैं। क्या उस तरह की चुनौती सौरभ गांगुली अगर वाकई उतारे जाते हैं तो ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है क्या? दिल्ली में जो हालात पैदा हुए थे उसके बाद अरविंद केजरीवाल जीत कर आए थे, लेकिन यहां पर बीजेपी ने कमर कस ली है और 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा अमित शाह कर रहे हैं। तो जाहिर है कि कुछ न कुछ सोच समझकर ही ये पूरी योजना चल रही होगी, पूरा गेम प्लान चल रहा होगा। तो आप कैसे पहले के मामलों से इसे अलग देख रहे हैं? शुभ्रा, देखिए, आप सौरभ गांगुली को जोड़ना शुरू करें और हमारे दर्शक भी जोड़ें आपके साथ। जो सवाल आपका है उसको उसी तरीके से, कोरबो लोड़बो जीतबो रे। जब शाहरुख खान ने अपनी टीम बनाई थी तो यही मंत्र दिया था और इस मंत्र के साथ जो चेहरा चस्पा हुआ था वो सौरभ गांगुली का चस्पा हुआ था और उस चेहरे ने कमाल भी किया था। बंगाल को अपने जादू में घेरने का मादा सौरभ गांगुली के पास है। बीजेपी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, शुभ्रा, समझना होगा। जो पिछला लोकसभा
लोकसभा चुनाव हुआ है जिसमें बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें जीती, उसमें 125 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी। अगर सरकार बनानी है तो सिर्फ 25 सीटों का फासला पाटना है बीजेपी को, लेकिन सौरभ गांगुली का चेहरा लाने के बाद ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ना मुश्किल है। 294 का आंकड़ा जो पूरी सीटों का है, उसमें अगर 211 पे बड़ी चोट लगती है तो सौरभ गांगुली नाम के चेहरे पर लगती है, जो कोलकाता में बैठकर ममता को चुनौती दे सकता है। ये बड़ा सवाल है। और इससे पहले अगर हम उम्मीदों पे जाएं तो देखा दिलीप घोष हैं, मुकुल राय हैं, इसके साथ साथ अभी हाल ही में शुभेंदु आए हैं, तमाम लोग आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैडर है, जो वर्षों से टीएमसी से लड़ाई कर रहा है, लेफ्ट से लड़ाई कर रहा है, लेकिन ताजा जो समीकरण, ताजा जो खबरें निकल कर आ रही है, वहां से कई लोगों से बातचीत हुई है, उसमें यह निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन नेताओं से वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं वही टीएमसी में आ गए हैं, और वो टीएमसी में आकर धीरे धीरे सर्वोपरि होते जा रहे हैं। यह द्वंद्व बीजेपी को परेशान कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन बीजेपी ने इसका तोड़ एक चेहरे के तौर पर निकाला है। देखिए, आप भी समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से, अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है सबसे आगे तो उसके पीछे कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। लिहाजा अगर बंगाल की पॉलिटिक्स में ये फैक्टर्स कहीं बहुत प्रभाव डालते हैं तो सौरभ गांगुली का चेहरा उसको कहीं शून्य कर देता है। सर्बानंद सोनोवाल का नाम असम में मोदी ने ही उछाला था। तमाम बड़े नेताओं के बीच में सर्बानंद सोनोवाल कहां से आ गए? ये मोदी की ही उपस्थिति या बीजेपी की उपस्थिति। लिहाजा अगर बंगाल को कब्जे में करना है तो ममता को उस चेहरे से चुनौती देनी होगी जिस पर ममता सवाल ना खड़े कर पाए, और जब ममता सवाल नहीं खड़े कर पाएंगी लेकिन तो ममता बनर्जी का जो सियासी कद है राजीव, अगर हम उसके सामने सौरभ गांगुली को रख के देखें, हालांकि ये सब सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। अभी सौरभ गांगुली ने ये कहा है कि भाई मैंने मुलाकात की है और तमाम दूसरे मसलों पर बात हुई, यहाँ के आगे अभी चर्चा ना की जाए। लेकिन जाहिर है कि चुनाव से ठीक पहले मुलाकात होना, राज्यपाल से मुलाकात होना, जो कि राजनीतिक तौर पर लगातार सक्रिय रहे हैं ममता बनर्जी के पूरे कार्यकाल में, तो ऐसे में अगर ममता बनर्जी के कद के सामने सौरभ गांगुली को हम रख कर देखें, जो भी बीसीसीआई के चेयरमैन भी हैं, अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन वहां पर जो कप्तानी करनी पड़ती है पॉलिटिक्स में, वो कैसे टक्कर दे पाएंगे? शुभ्रा, इस सवाल के जवाब में मैं आपके साथ हूं। ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से पटकनी देना इतना आसान नहीं है। चेहरा बहुत बड़ा भी लेकर आ जाए तो पटकनी देना आसान नहीं है, और लिहाजा अगर सौरभ गांगुली का चेहरा आता है जिस पर अभी तक राजनीतिक रूप से कोई दाग नहीं लगा है, तो उसको लेकर इस मैदान में उतरना कहीं बहुत सेफ खेल होगा, और उसको लेकर आगे बढ़ने से कहीं बहुत ममता के वोट और ममता की सीटें कम की जा सकेंगी। एक बार ममता को अगर सरकार से बाहर रखने में कामयाब हुए तो अमित शाह की बात पर यकीन करना होगा कि यहां बंगाली ही लड़ेगा और बंगाली ही चेहरा मुख्यमंत्री होगा। हम मान सकते हैं कि मुलाकातें अनायास नहीं हुई होंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजीव का, जो विस्तार से मैं इस खबर पर जानकारी दे रहे थे और विश्लेषण भी कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक बात हमें समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी अब तक जहां जहां भी विधानसभा चुनाव लड़ी है, उसने कोई भी चेहरा, अपना कोई भी उम्मीदवार मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं उतारा है। हां, इतना जरूर हो सकता है कि सौरभ गांगुली को बीजेपी सामने लेकर आए और लोगों में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश हो कि ये हमारा चेहरा हो सकता है, शुभेंदु हमारा चेहरा हो सकते हैं, दिलीप घोष हमारा चेहरा हो सकते हैं, मुकुल राय हमारा चेहरा हो सकते हैं, और इसके बिना पर पश्चिम बंगाल का मतदान। बिल्कुल।